हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस आज के लेक्चर में अपन 5 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पर चर्चा किए जा रहे हैं वो अपने आरएस के लिए आते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो राजस्थान से रिलेटेड है, उनसे आप इन क्वेश्चनों को जोड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? गाइस यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस बताइए संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? गाइस राजस्थान का जो राजस्थान का निर्माण है वो लगभग 7 चरणों में है। मतलब इसमें कौन कौन से जो क्षेत्र है वो इंक्लूड हुए थे। ऐसे पूरा राजस्थान बनने में 7 चरण लगे थे। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन है जो तीसरे चरण में किया गया है। ठीक है, तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान बना था जिसका उद्घाटन है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करें तो जो राजस्थान है इसका एकीकरण है वो मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक पूरा होता है, जिसमें लगभग 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का समय लगता है। ठीक है, राजस्थान राज्य के गठन में एकीकरण में कितने चरण है? टोटल 7 चरण है। प्रथम चरण में मत्स्य संघ का गठन किया गया। सेकंड में राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। वही तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया। चौथे चरण में ग्रेटर राजस्थान, पांचवें चरण में ग्रेटर राजस्थान के संयुक्त राज्य का गठन, छठे चरण में संयुक्त राजस्थान का गठन और सातवें चरण में पुनर्गठन किया गया राजस्थान। ठीक है, इसके साथ ही अन्य जो अपन ये जो तीसरा चरण है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें तो ये पूछ ली जाती है ये डेट, आप इस डेट के बारे में ध्यान रखना 18 मार्च 1948। संयुक्त राजस्थान का तीसरा चरण कब हुआ था? 18 मार्च 1948। दोस्तों तीसरा चरण है इसमें पूर्वी राजस्थान है, इसके साथ उदयपुर को इंक्लूड कर दिया गया और नया नाम रखा गया था 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान, जिसकी राजधानी उदयपुर और मेवाड़ उदयपुर रखी गई तथा मेवाड़ के जो महाराणा भूपाल सिंह थे इनको राज प्रमुख बनाया गया। वही कोटा के महाराणा भीम सिंह तो इनको उपराज प्रमुख बनाया। ठीक है दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा है, इनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था और इसका उद्घाटन है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 18 अप्रैल को किया गया था। ठीक है, इसमें यह निर्णय लिया गया कि एक अधिवेशन है वो प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसमें साथ ही गए मेवाड़ के जो महाराणा है उनको 20 लाख का फ्री पर्चव है वो प्रदान किया गया। आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो फ्री पर्चव है वो समाप्त कर दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त किया गया? संयुक्त राजस्थान की और डिटेल के बारे में अपन चर्चा करें। संयुक्त राजस्थान में गाइस राजस्थान सन इसके साथ उदयपुर है उसको मिलाया गया था, जिसमें 10 रियासतें और एक ठिकाना इंक्लूड था। कौन सा एक ठिकाना था? आप मुझे कमेंट में बताइए कि ठिकाना कौन सा था जो संयुक्त राजस्थान में इंक्लूड किया गया था। इसकी राजधानी उदयपुर थी। महाराजा प्रमुख थे वो महाराणा भोपाल सिंह थे, मेवाड़ के थे। वरिष्ठ राज प्रमुख थे महाराजा भीम सिंह जो कि कोटा के थे। वही कनिष्ठ राज प्रमुख थे बहादुर सिंह जो कि लक्ष्मण सिंह डूंगर के थे। ठीक है, एक प्रधानमंत्री बनाए गए थे माणिक्यलाल वर्मा को और उप प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुललाल आसवा को। उद्घाटन करता है उनके बारे में तो आपको पता ही है, जवाहरलाल नेहरू थे, इनके उद्घाटन करता रहे थे संयुक्त राजस्थान के 18 अप्रैल 1948। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य क्या था? तो गाइस यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, यज्ञ, कर्मकांड, मूर्ति पूजा और तांत्रिक अनुष्ठान। उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा किसको जोर दिया गया? तो गाइस यज्ञ थे वो उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण होते थे। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाएं क्या क्या होती थी, लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, इसके बारे में अपन चर्चा करें। तो गाइस यहाँ पर दो मुख्य देवता थे वैदिक काल के, इंद्रदेव और अग्निदेव। इन्होंने अपना प्रभुत्व खो दिया था, मतलब इनकी पूजा है वो कम की जाने लगी थी। साथ ही जो प्रजापति थे उनका स्थान है जो सर्वोच्च होने लगा था। साथ ही गाइस उत्तर वैदिक काल में आपको मूर्ति पूजा के संकेत भी देखने को मिल सकते हैं। गाइस इस काल के दौरान बलिदान की परंपरा है वो इस संस्कृति की महत्वपूर्ण रही थी। इसके साथ कई अनुष्ठान है वो और भी जुड़ गए। ऋग्वेदिक काल के कुछ गौण देवता थे जैसे कि विष्णु और रुद्र।
विष्णु है वो लोगों के संरक्षक और रक्षक थे। भाई रुद्र थे वो पशुओं के देवता थे। इनका महत्व बढ़ गया, मतलब ऋग्वेदिक काल के इंद्र और अग्नि है, इनका तो महत्व कम हो गया, और वहीं विष्णु और रुद्र का महत्व है वो बढ़ गया था। भाई पुष्पन है गाय जो पशुओं के देवता थे ऋग्वेदिक काल में। भाई उत्तर वैदिक काल में ये देवता है वो शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है, शूद्र जो जाति थी, राजपूत जो लोग थे, उनके देवता है वो पुष्पन हो गए, जो पहले पशुओं के देवता हुआ करते थे। इसके साथ ही गाय यहाँ पर यज्ञों की आवर्ती की संख्या है उनमें तेजी से बढ़ी हुई, जिनका समापन आमतौर पर पशुओं की बलि के माध्यम से किया जाता था। मतलब उत्तर वैदिक काल में आप देख सकते हैं कि पशुओं की बलि भी दी जाने लगी थी। इन यज्ञ को करवाने के लिए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा के रूप में प्रचुर मात्रा में धन दिया जाता था। कभी कभी गाय के ब्राह्मण है वो भूमि की मांग भी कर लेते थे, उनकी जमीन वगैरह भी प्रदान किए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राष्ट्र यज्ञ। ठीक है, इस साल के अंत में गाय यज्ञ से जुड़ी हुई जटिलताओं पर पुरोहितों के प्रभुत्व हो गया, जिसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया का निर्माण हुआ। एक दार्शनिक सिद्धांत का सूत्रपात हुआ, जिनका जो वर्णन है वो उपनिषदों में किया गया। अर्थात पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, जो यज्ञ के कारण इनका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, इसको समाप्त करने के लिए उपनिषदों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये अपन ने चर्चा की उत्तर वैदिक काल में लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनीत करते हैं, 2 सदस्यों को, वो कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? तो गाइस आर्टिकल 331 है, 330 है, इसके तहत 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था आंग्ल भारतीयों का। वर्तमान में गाइस जो आंग्ल भारतीय सदस्य थे जिनका मनोनयन किया जाता था, कहा जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, इसे समाप्त कर दिया गया। अब मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसके तहत इसको समाप्त किया गया। ठीक है, अपन विस्तार से देखें तो गाइस भारतीय जो संविधान सभा है उसके द्वारा लोकसभा, जिसे लोगों की सभा भी कहा जाता है, इसमें अधिकतम संख्या है वो 552 है, लेकिन 1950 में ये संख्या है वो लगभग 500 हो गई। ठीक है, कुछ की पॉइंट के बारे में बात करें तो 1950 से 1920 तक आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए 2 सीटें हैं वो आरक्षित की जाती थी, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता था। जनवरी 2 2020 में जो अपना 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसके तहत इसे समाप्त कर दिया गया। जो भी दो आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते थे, क्योंकि इसका महत्व नहीं होता। आंग्ल भारतीय कौन होता है गाइस? आंग्ल भारतीय वो व्यक्ति होता है जो विदेशी व्यक्ति और इंडियन व्यक्ति के मिलन से जो नया आदमी आता है इस दुनिया में, वो आंग्ल भारतीय होता है। ठीक है, दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान अनुच्छेद 334 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण का कानून बनाया, लेकिन फिर यह संविधान को लागू करने के बाद 10 साल तक मौजूद रहेगा, ये कहा गया था, जिसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता था। ठीक है, आगे देखें अपन, फिर गाइस 8वीं संविधान संशोधन के माध्यम से जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो आरक्षण दिया गया था, इसे 1970 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, फिर विभिन्न अमेंडमेंट होते रहे और उसको बढ़ा दिया गया। इस मतलब जो संख्या थी उसको बढ़ाया जा रहा था, मतलब इतने दिन तक रहेंगे, फिर इतने दिन तक रहेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर 2019 में 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसके तहत इसको परमानेंटली समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि इसको समाप्त करना जरूरी था, क्योंकि आंग्ल भारतीय की संख्या भारत में ज्यादा बची नहीं थी। 2011 की जनगणना के अनुसार आंग्ल भारतीय है वो सिर्फ 996 ही बचे थे इंडिया में, इसके अलावा थे ही नहीं, तो क्या करते, इसको समाप्त करना तो जरूरी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, निक्स ओलंपिया कॉम्पस पर्वत है वो किस ग्रह पर स्थित? तो गाइस ये पर्वत है वो अपने मंगल ग्रह पर लोकेटेड है। ठीक है, ध्यान रखना मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट दरा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ती है? तो गाइस अपना केरल और जो तमिलनाडु है, इनको पालघाट दरा है वो आपस में जोड़ती है। इस दरा के बारे में देखें तो आप मैप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये वाला पार्ट है वो केरल का है और ये अपना तमिलनाडु है। इन दोनों के बीच में ये जो क्षेत्र है ये वाला, ये पालघाट दरा का क्षेत्र, ऐसा वाला, ये वाला, ये पालघाट दरा है। ठीक है, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करें तो गाइस पश्चिमी घाट है अपना जो भारत का,
जो कि एक हॉटस्पॉट जोन है। वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों को आपस में अलग करता है। अर्थात एक तरफ नीलगिरी पहाड़ी है, एक तरफ अन्नामलाई पहाड़ी है। इन दोनों के बीच में पालघाट दर्रा है, वो बनी हुई है, जो कि लगभग समुद्र से 2000 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है, समुद्र तक। इसके महत्व के बारे में बात करें तो गाइस, इसकी उत्पत्ति और गठन के बारे में बात की जाए तो यह गोंडवाना भूभाग से ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के विभाजन के दौरान जब महाद्वीप आपस में खिसक रहे थे, उस दौरान पालघाट दर्रा का निर्माण हुआ था। इस दर्रा का निर्माण भारत और मेडागास्कर के विभाजन